चिराग तिवारी। आवाज पहुंच रही है? चिराग, आपका माइक्रोफोन ऑफ है। सर हेलो। मेरा माइक्रोफोन ऑफ था। हाँ, ठीक ठीक। आवाज आ रही है मेरी? जी सर। अच्छा, अब मुझे आप ये बताओ कि सीसीएनए आपने किया है, राइट? जी। अच्छा। कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं वीपीएन की, वो पढ़ी हैं कि नहीं पढ़ी हैं एसडी1 पढ़ने से पहले? सर आप नहीं, वैसे मैंने अपने से नहीं पढ़ा है। अगर आप पूछेंगे, जैसे आप बताएंगी कि आप किन टर्मिनोलॉजीज की बात कर रहे हैं, तो मैं बता पाऊंगा कि हाँ वो मतलब मुझे पता है या नहीं। ओवरले मॉडल है, पीयर टू पीयर मॉडल है। सर ओवरले के बारे में मुझे ये पता है कि जो भी चीजें अब जो नई है। आवाज चली गई आपकी। आपकी आवाज चली गई है बिल्कुल। तिवारी, आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे। हेलो। आपका शायद माइक्रोफोन ठीक नहीं है, आवाज नहीं आ रही है। आपकी आवाज नहीं आ रही तिवारी। हेलो। ये आपकी आवाज गायब हो गई बीच में। सर में भी नेटवर्क इशू होगा, और बीच में सर फोन की आवाज आने लग गई थी कहीं से, पता नहीं चला कहाँ से। तो इसलिए मैं रुक गया था। मैं ये बोल रहा था, ओवरलेस का मतलब होता है जैसे हम जो नई टेक्नोलॉजीज आई हैं उनको हम ओवरले कहते हैं। जो अंडरले मतलब जो राउटर्स और जो पुराने तरीके थे, एमपीएलएस हो गया, राउटर्स हो गए, ये सब अंडरले के अंदर अंदर में आते हैं। ये मुझे सर थोड़ा बेसिक्स ही है नॉलेज। नहीं, अच्छा, मैं बिल्कुल बेसिक से लेके चलता हूँ। स्क्रीन डिस्प्ले हो रही है जो लिखा है? स्क्रीन डिस्प्ले हो रही है मेरी जो मैंने लिखा है? दीवार की डिस्प्ले हो रही है स्क्रीन मेरी? सर दिख रही है, आपने लिखा है बिफोर एसडी। जहाँ कोई दिक्कत हो पूछ लेना। देखिए, बिफोर एस डी वन बिल्कुल सर, पूछ लूंगा। एक टर्म होता है वीपीएन, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। और इसका सिंपल सा मतलब होता था सेंडिंग प्राइवेट एनआईडीज ऑफ कस्टमर्स फ्रॉम वन साइड टू another site with the help of आईएसपी और थर्ड पार्टी।
तो जब कभी भी ऐसा किया जाएगा कि किसी थर्ड पार्टी के थ्रू मल्टीपल कस्टमर्स, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि एनसीपी की जी सर। ये साइट ए है, यहाँ पर प्राइवेट एनआईडी है, यहाँ पर एनसीपी की साइट बी है, ये प्राइवेट एनआईडी है, ये थर्ड पार्टी से कनेक्टेड है। ये ग्रुप ऑफ आईएसपीज हो सकता है, ऐसी ही ये एचसीएल है, एचसीएल की साइट ए है, यहाँ पर भी प्राइवेट एनआईडी है, ये इससे कनेक्टेड है, और ये एचसीएल की साइट बी है, यहाँ पर भी प्राइवेट एनआईडी। प्राइवेट एनआईडी या तो क्लास ए से बिलोंग करती है या बी से या सी से। प्राइवेट एनआईडी में क्लास ए में हमें मालूम है कि 10.0.0.0/8 ये सीरीज होगी। क्लास बी में 172.16.0.0 से लेकर 172.31.0.0 ये /12 होता है, यानी सुपरनेट बना के दे रखी है। क्लास सी में 192.168.0.0/24 होना चाहिए, ये भी सुपरनेट 16 दे रखी है। तो ये ही आपके पास प्राइवेट आईपीज हैं, इन्हीं का हमने यूज करना होता है यहाँ पर और यहाँ पर। यहाँ पर हमें पब्लिक स्टैटिक आईपी मिलता है, और यहाँ से हम जो कस्टमर है अपनी एक टनल बनाता है, और ये प्राइवेट एनआईडी इस टनल के थ्रू होते हुए यहाँ पर चली जाती है, और ये प्राइवेट एनआईडी यहाँ चली जाती है। तो ये जो ग्रुप ऑफ आईएसपीज हैं ये थर्ड पार्टी हैं, इसके थ्रू एक कस्टमर की नहीं, मल्टीपल कस्टमर की। यहाँ पर भी ऐसा हो सकता है कि यही एनआईडी है, यहाँ पर भी हो सकता है कि यही एनआईडी है, इधर भी ये एनआईडी है और इधर भी ये एनआईडी है, लेकिन सब अपनी अपनी अलग अलग लॉजिकल टनल में ट्रैफिक जा रहा होता है। तो वीपीएन का सिंपल सा मतलब यह है कि हम सेपरेटली भेजते हैं हर एक क्लाइंट की एनआईडी को उसके किसी ब्रांच पे या उसके किसी हेडक्वार्टर पे या हेडक्वार्टर टू ब्रांच की तरफ। अब ये वीपीएन के जो मॉडल हैं, जब हम किताब पढ़ते हैं उस किताब का नाम है फंडामेंटल ऑफ एमपीएलएस। जब हम ये किताब पढ़ते हैं, ये किताब जो लिखी गई है वो लिखी है मिस्टर लूक ने, LUC। ये बेस्ट इंजीनियर हैं एमपीएलएस के। इन्होंने अपनी किताब में एक मॉडल डिफाइन किया है, वीपीएन मॉडल। दो तरह के वीपीएन मॉडल हैं, एक कहलाता है पीयर टू पीयर मॉडल।
और दूसरा जो मॉडल है वो कहलाता है ओवरले मॉडल। जब हम पीयर टू पीयर मॉडल की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है ISP is responsible for connectivity। अब वो कनेक्टिविटी फिजिकल हो या वो आपके पास वाईफाई के थ्रू हो। दूसरा, ISP will participate in customers' private network IDs issues। इसका जो एग्जाम्पल है पीयर टू पीयर का, इसका एग्जाम्पल है MPLS। तो MPLS के अंदर कनेक्टिविटी की रेस्पॉन्सिबिलिटी भी ISP की होती है, यानी पीयर टू पीयर मॉडल के अंदर। और पीयर टू पीयर मॉडल के अंदर अगर किसी एक साइट से दूसरे साइट पर कोई नेटवर्क रीचेबल नहीं है तो ISP उसमें भी पार्टिसिपेट करेगा कि कहाँ पर इशू आ रहा है, यानी जाहिर सी बात है हमें उसको उसका चार्ज देना पड़ेगा, बट वो हमारी उसको कॉलम को रेक्टिफाई करेगा। तो पीयर टू पीयर मॉडल में जो MPLS कहा गया है। सर सर एक मिनट सर, हम तो ऑलरेडी उसको आईएसपी को जो सर्विसेज वो प्रोवाइड कर रहा है उसके लिए तो हम ऑलरेडी पे कर रहे हैं, तो उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी ना कनेक्टिविटी को ठीक करना, तो हम और पे क्यों करेंगे? वो तो आप कनेक्टिविटी, अगर आप इंटरनेट कनेक्शन ले रहे हैं तो आप हम्म। सिर्फ आपने IP एड्रेस, सिर्फ आपने कनेक्टिविटी ली है ना। जी। एक फिजिकल तार की कनेक्टिविटी है, अगर तार टूट जाता है तो वो ठीक करता है आने के लिए। कभी कभी वही तार मैं कह लगा रहा दे। हूँ कि वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई ना कि वो उसको ठीक करेगा, हाँ, तो हम लेकिन नेट और पे क्यों करेंगे उसको एक्स्ट्रा? प्राइवेट NID भी तो आप भेज रहे हो ना। एक तो जी इंटरनेट हाँ। चलाना है, एक प्राइवेट NID भेजना है। प्राइवेट नेटवर्क हाँ। आईडीज नहीं जा रही हैं तो उसके लिए आप ISP को पेमेंट करते हो कि हमारी NID इस हेडक्वार्टर से ब्रांच की तरफ भेजो। जी जी जी। तो वो अगर नहीं जा रही हैं तो ISP को आप रेस्पॉन्सिबिलिटी दोगे, ISP चार्ज लेगा और जैसा आप कहोगे वैसा वो कनेक्टिविटी देगा। हम्म। ठीक है सर। तो यहाँ पर MPLS में क्या होता है कि एक MPLS क्लाउड होता है। यहाँ पर जो राउटर लगा होता है उसको एज LSR कहा जाता है, एज लेबल स्विच राउटर। यहाँ पर कस्टमर के राउटर लगे होते हैं, CE1, CE2। यहाँ पर प्राइवेट NIDs होती हैं, CE3, CE4। तो जो प्राइवेट NIDs हैं वो क्लास A से होंगी, B से होंगी या C से होंगी। इस MPLS क्लाउड में जो प्रोटोकॉल चल रहा होता है वो OSPF होता है या IS-IS प्रोटोकॉल होता है। इसके अंदर जितने भी राउटर्स होते हैं उन राउटर्स की कनेक्टिविटी कैसे भी होगी, ये राउटर कहलाते हैं LSR लेवल स्विच राउटर। कस्टमर अपनी नेटवर्क को ISP के राउटर पे भेजता है, ये ISP का राउटर हैं सारे के सारे। यहाँ पर VRF बनी होती हैं, वर्चुअल राउटिंग एंड फॉरवर्डिंग।
लेट्स से यहाँ पे VRF-C1 बनी है कस्टमर के लिए, इसकी नेटवर्क आईडी इस VRF में पहुंच जाती है। ये VRF लेट्स से CE2 है, ये नेटवर्क आईडी यहाँ पहुंचती है। ये VRF-CE3 है, ये प्राइवेट NID यहाँ तक पहुंच जाएंगे। ये VRF-CE4 है, ये नेटवर्क आईडी यहाँ तक पहुंच जाती है। तो हम अपनी नेटवर्क आईडी ISP के P राउटर तक पहुंचा देते हैं। डायनेमिक प्रोटोकॉल्स के थ्रू ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। यहाँ पर कोई सा भी प्रोटोकॉल चल रहा होगा, यहाँ फॉर एग्जांपल आपके पास रिप चल रहा है, यहाँ OSPF चल रहा है, यहाँ AIGRP चल रहा है, यहाँ BGP चल रहा है, कुछ भी प्रोटोकॉल चलेगा। चूंकि MPLS अलग से 2-3 महीने का सेपरेट एक कोर्स है, तो कस्टमर की जो प्राइवेट NIDs हैं उसको VRF के थ्रू हम क्या करते हैं कि एक राउटर के मल्टीपल लॉजिकल राउटर्स बना देते हैं। जैसे स्विच में बाय डिफॉल्ट सारे पोर्ट एक ही VLAN में पड़े होते हैं, लेकिन उसके अंदर मल्टीपल VLANs बना देते हैं और ग्रुप ऑफ पोर्ट्स को एक VLAN में डाल दिया, दूसरे ग्रुप ऑफ पोर्ट्स को दूसरे VLAN में डाल दिया। तो ऐसा फील होता है जैसे एक स्विच नहीं है, मल्टीपल स्विचेस मौजूद हैं, क्योंकि एक VLAN की इंफॉर्मेशन दूसरे में ट्रांसफर नहीं होती जब तक कि राउटिंग ना कराई जाए या इंटर VLAN राउटिंग ना कराई जाए। तो सिमिलरली वहां पे जो सेपरेशन किया जा रहा है लेयर 2 पे VRF के थ्रू, वर्चुअल राउटिंग एंड फॉरवर्डिंग के थ्रू, एक राउटर के अंदर मल्टीपल राउटिंग टेबल की इंस्टेंसेस बना दी जाती हैं। हर एक कस्टमर की नेटवर्क अलग लॉजिकल वर्चुअल राउटर में पड़ी होती है। जैसे कि यहाँ पर एक VRF-C1 बना दिया, इसकी नेटवर्क आईडी यहीं मिलेंगी, इसकी नेटवर्क आईडी VRF-C3 के अंदर मिलेंगी। तो ये जो कनेक्टिविटी दी ISP ने हमें, इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी ओवरले मॉडल के अंदर ISP की है। इसकी कनेक्टिविटी की रेस्पॉन्सिबिलिटी भी ISP की है, इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी और इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी। अब हमारा एम ये है कि हमारी नेटवर्क आईडी ये यहाँ पर जानी चाहिए। इस नेटवर्क आईडी को लेट से यहाँ हमने पहुँचाना है, इस नेटवर्क आईडी को हम यहाँ लेकर जाना चाहते हैं और इसको यहाँ लाना चाहते हैं। तो ये हम ISP को काम सौंप रहे हैं कि हमारी NID है, हमने आपको दे दी है, इसको आपने यहाँ पहुँचाना है। तो इसके लिए ISP क्या करता है, इन केस ऑफ द MPLS में ये यहाँ पर BGP लगाता है और यहाँ पर BGP लगाता है, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल, और इस वाले राउटर से इस वाले राउटर पे एक टनल बनाई जाती है जिसको VPN V4 टनल कहा जाता है। और ये जो नेटवर्क्स होती हैं, ये नेटवर्क्स यहाँ से BGP के अंदर डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं। इन नेटवर्क को रिडिस्ट्रीब्यूट किया जाता है इनटू BGP के अंदर, और BGP इनके ऊपर एक लेबल लगाता है, VPN V4 लेबल लगाता है, और ये नेटवर्क इसके अंदर भेज दी जाती है, ये नेटवर्क भी इसके अंदर भेज दी जाती है। इन नेटवर्क के ऊपर दो वैल्यूज लगाई जाती हैं जिनको हम कहते हैं राउट टारगेट। ये सारा काम ISP करता है, इसी के वो पैसे लेता है आपकी प्राइवेट NID को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए।
राउट टारगेट में दो वैल्यू होती हैं, एक्सपोर्ट की और इंपोर्ट की। तो यहाँ पर हर एक वीआरएफ के अंदर ये दो वैल्यू सेट की जाती हैं, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की। तो ये वैल्यू भी यहाँ पे सेट की जाती हैं। फिर यहाँ पर ये नेटवर्क यहाँ से मूव करके जब यहाँ पहुँचती हैं और ये नेटवर्क जब आपके पास यहाँ पहुँचती है, तो इनको जिस वीआरएफ में चाहते हैं, अगर हमने यहाँ से इसको एक्सपोर्ट किया है, तो हम उसको क्या कर लेते हैं, यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट करने के बाद अगेन ये बीजीपी से आईजीपी के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है और ये नेटवर्क इसके पास पहुंच जाती है। फिर यहाँ पर ये तो राउटिंग अपडेट चला गया, लेकिन जब यहाँ से ट्रैफिक वापस आता है, जब ये ट्रैफिक वापस आता है, क्योंकि अगर ये नेटवर्क ए हमारे पास यहाँ पे रिसीव हो गई, प्राइवेट एनआईडी ए हमें अगर रिसीव हो गई, तो हम इसके ऊपर ट्रैफिक भेजना चाहेंगे। तो जब हम ट्रैफिक भेजेंगे तो ट्रैफिक जो निकलेगा एमपीएलएस से निकलेगा, और एमपीएलएस के लिए यहाँ पर हमें एमपीएलएस को इनेबल्ड करना पड़ता है। एमपीएलएस को इनेबल्ड जब करते हैं तो वहाँ पर एक और लेवल लगता है जिसको बोलते हैं आईजीपी लेवल। आईजीपी जो लेवल है वो कौन लगाता है? वो लगाता है एक प्रोटोकॉल जिसका नाम होता है एलडीपी, लेवल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोटोकॉल। तो ये जो सारे जो काम हैं ये कौन करता है? ये आईएसपी करता है। हमें तो अपनी नेटवर्क इन केस ऑफ द एमपीएलएस, इस वाले राउटर को पता ही नहीं होता है कि एमपीएलएस क्या भला है। ये तो नॉर्मल आपके पास राउटिंग लगाता है, यहाँ तो नॉर्मल राउटिंग होती है। इसके ऊपर जैसे कि राउटिंग करते चले आए हैं आज तक, वैसे ही नॉर्मल राउटिंग होती है। ये जो राउटिंग करता है ये वीआरएफ राउटिंग लगाता है। ये ये वीआरएफ राउटिंग लगाता है, यानी रिप लगाएंगे तो यहाँ नॉर्मल रिप होगा, यहाँ वीआरएफ का रिप होगा, यहाँ नॉर्मल ओएसपीएफ होगा, यहाँ वीआरएफ का ओएसपीएफ होगा। तो बताना ये है कि इन केस ऑफ दी ओवरले, इसके अंदर पीयर टू पीयर मॉडल में हमने अपनी नेटवर्क आईएसपी को भेज दी। अगर ये नेटवर्क यहाँ नहीं पहुंची है तो उसके लिए ये आईएसपी रेस्पॉन्सिबल है। ये उसमें हमें जो प्रॉब्लम आएगी हम उसको बोलेंगे और आईएसपी देखेगा नेटवर्क क्यों नहीं पहुंच रही है, क्योंकि दोनों चीजों की रेस्पॉन्सिबिलिटी, लिंक की रेस्पॉन्सिबिलिटी भी और ये नेटवर्क आईडी इस डोमेन के थ्रू यहाँ पहुंची जाए, इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी आईएसपी के पास है। बात समझ में आ गई होगी कि वो चार्ज क्यों ले रहा है। जी भाई। जी सर, ये समझ आ गया कि वो क्यों हमसे चार्जेस ले रहा है आईएसपी। तो हो गया वायर की कनेक्टिविटी, आईपी की एक ही है कि आपकी नेटवर्क को एक जगह से दूसरी जगह पर वो लेकर आ रहा है। लेकर के जाना है। जैसे जी। आप जाते हो भाई ट्रेन में जाते हो तो आपका चार्ज लगता ही लगता है, लेकिन जब लगेज लेके जाते हो तो लगेज का चार्ज अलग लगता है। ज्यादा बड़ा लगेज हो, जैसे बस में जाते हो, छोटा लगेज है तो ठीक चलेगा, लेकिन बड़ा होता है तो उसके भी चार्ज लेता है। उसके अलग से लगते हैं। और दोनों की जिम्मेदारी उसकी है ट्रांसपोर्टर की कि भाई वो जो है आपको भी सलामती के साथ पहुंचाए और आपके सामान को भी पहुंचाए। आपने सामान दे दिया नहीं गया तो वो भरपाई करेगा। जी। तो ये रहा ओवरले, आपका पीयर टू पीयर मॉडल। ओवरले मॉडल के अंदर कॉन्सेप्ट ये है कि वो ये कहता है कि आईएसपी इज ओनली रेस्पॉन्सिबल फॉर कनेक्टिविटी। आईएसपी केवल कनेक्टिविटी को देखेगा। आईएसपी विल नॉट पार्टिसिपेट इन कस्टमर्स प्राइवेट नेटवर्क आईडीज इश्यूज। उसको इससे कोई मतलब नहीं है कि आपकी नेटवर्क आईडी जा रही है कि नहीं जा रही। वो सिर्फ आपको कनेक्टिविटी इंटरनेट की प्रोवाइड कर देगा, बस। इससे ज्यादा कोई काम नहीं। इसके कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं?
इसका पहले जो चलता था, जो अब यूज नहीं होता, एक एग्जाम्पल होता था इसका फ्रेम रिले, अब ये यूज नहीं होता। इसका दूसरा एग्जाम्पल है GRE, इसका तीसरा एग्जाम्पल है DMVPN और SD-WAN। तो ये सारी चीजें हमें थोड़ी थोड़ी पता होंगी, तो ये समझ में आ जाएगा कि SD-WAN का फायदा क्या है। अगर हम डायरेक्टली SD-WAN पढ़ा दें तो फिर ये समझ ही नहीं आएगा कि SD-WAN क्यों पढ़ रहे हैं, व्हाट इज दी WAN। तो जो फ्रेमले होती थी इसमें क्या होता था और उसके अंदर क्या होता था वो हमें देखना है। तो यहाँ पर जो फ्रेम रिले होती थी उसमें फ्रेम रिले में एक क्लाउड हुआ करता था। वहां पे फ्रेम रिले स्विच एक क्लाउड होता था और यहाँ पर हम हेडक्वार्टर को कनेक्ट करते थे, किसी एक साइट को हेडक्वार्टर बना दिया। यहाँ पे मल्टीपल ब्रांचेस होती थी। यहाँ पर प्राइवेट NIDs होती थी, ये प्राइवेट NID होती थी। सर ये जो क्लाउड है इसका प्रोवाइडर वही होगा ना, जैसे हमारे अमेजोन गूगल, ये जो क्लाउड प्रोवाइडर कंपनीज हैं वही होती होंगी ना? ये क्लाउड तो बोल दिया जाता है, वर्ड है क्लाउड। तो आपके पास ये, जैसे आपके पास एयरटेल है, तो एयरटेल आपकी हम्म। कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रहा है ना आपके पास। जी। तो ऐसे ही आपके पास फ्रेमली एक अलग से एक नेटवर्क होता था, उसमें फ्रेमली स्विच लगते थे। हाँ जी। ये सेपरेट होता था आपके पास इंटरनेट से। जैसे आप देखते हो बैंकिंग का जो नेटवर्क है, जो जी। आप देखते हो उनके छतों के ऊपर डिश लगी होती है, उनका नेटवर्क इन नेटवर्क से अलग होता है, उनका प्राइवेट नेटवर्क होता है पूरा। हाँ, वो अपना अलग रखते हैं, जैसे इंटरनेट जो होता है। जी। तो वैसे ही यहाँ पे फ्रेमले जो क्लाउड था, एक सेपरेट स्विचेस होते थे फ्रेमले की। तो अब ये एग्जिस्ट नहीं करता और ये बहुत दिनों तक रहा। ब्रिटिश टेलीकॉम जो आपके पास ऑरेंज है, इसके बहुत सारे क्लाइंट्स होते थे। 2009 में ये टेक्नोलॉजी सिस्को ने फिर कैंसिल कर दी। उसके बाद फिर वो नई टेक्नोलॉजी लेकर आया। क्या लेकर आया देखते हैं थोड़ी देर में। तो ये जो होता था ये नॉन IP होते थे लिंक, यानी यहाँ पर ये IP नहीं होता था, ये वाले नॉन IP लिंक थे सारे के सारे। जनरली हम ISP से लेते हैं तो हमारे पास भी IP होता है और ISP के पास भी क्या होता है, IP होता है। एक IP हमारे पास होता है, उसका दूसरा IP एड्रेस उस रेंज का ISP के पास होता है। बट फ्रेम ले के अंदर ये नॉन IP लिंक होते थे, यानी वो हमें IP देता ही नहीं था। यानी यहाँ पर हम क्या डालते थे, यहाँ पर भी हमारी प्राइवेट NID होती थी। फॉर एग्जाम्पल समझने के लिए, यहाँ पे हमने .1 डाल दिया, .2 डाल दिया, .3 डाल दिया, .254 डाल दिया, तो ये भी क्या होती थी, ये भी प्राइवेट NID, ये भी प्राइवेट NID होती थी। यानी ISP से हम किसी तरह का IP एड्रेस ले ही नहीं रहे, हम सिर्फ कनेक्टिविटी ले रहे हैं। अब इसके अंदर ये तो फिजिकल टोपोलॉजी होती थी। लॉजिकल टोपोलॉजी के लिए हम एक कॉन्सेप्ट यूज करते थे, DLCI का, जो डायरेक्टली कनेक्शन प्रोपोर्शनल टू वर्चुअल कनेक्शन होता था। ये 10 बिट की होती थी। तो जितने वर्चुअल कनेक्शन चाहिए उतने हमें DLCI नंबर लेने पड़ते थे। फॉर एग्जाम्पल हम ऐसे कनेक्टिविटी करना चाहते हैं, तो ये कनेक्टिविटी क्या कहलाती थी, ऐसे करके हब एंड स्पोक कनेक्टिविटी कहलाती। ये सारी चीजें आपको SD-WAN में देखने को मिलेंगी। दैट्स व्हाई ये आपको समझाया जा रहा है यहाँ पे कि कोई नई चीज SD-WAN में नहीं आ रही है। जो पुरानी टेक्नोलॉजीज थी, टर्मिनोलॉजीज थी, वो वहां पर सारी आपको मिलेंगी, बट ग्राफिकल मोड। पुरानी ट्रेडिशनल के अंदर हम
काम करते थे इसके ऊपर, CLI पे काम करते थे, कमांड लाइन के। धीरे धीरे अब सारा कुछ GUI बेस्ड होता चला जा रहा है। तो यहाँ पर इसको हम हब मान लिया करते थे कि भाई ये हमारे पास हब है और ये आपके पास सारे के सारे स्पोक्स हैं, और यहाँ पर भी हम खुद प्राइवेट IP दिया करते थे और यहाँ पर भी खुद प्राइवेट दिया करते थे। तो इस केस में भी पर्पस वही था कि ये वाली नेटवर्क आईडी इसके पास चली जाए, ये NID इसके पास चली जाए, ये NID इसके पास चली जाए। अब ये जो था, इसके ऊपर तो कोई IP एड्रेस हमने लिया ही नहीं है, तो हमारी कोई भी NID इसके पास जाती नहीं थी ना। हमारे पास कोई भी NID इसके पास नहीं जाती। यानी ये भी एक काइंड ऑफ VPN का काम कर रहा है। यानी जो फ्रेम रिले था वो लेयर 2 VPN था, जिसके अंदर हम अपनी इंफॉर्मेशन एक साइट से दूसरे साइट पर भेज, बट ISP के किसी भी राउटर के पास हमारी कोई भी नेटवर्क आईडी नहीं होती। चाहे हमने MPLS की बात की, तो MPLS में भी वही काम था कि उसमें इंफॉर्मेशन ISP भेज रहा था एक जगह से दूसरी जगह पर। और इन केस ऑफ दी अभी हम बात कर रहे हैं फ्रेमले की, तो इसमें हम खुद भेज रहे हैं, ISP केवल कनेक्टिविटी दे रहा है। तो याद रखें कि ना तो MPLS जो VPN था ये भी अनसिक्योर था। हम इंफॉर्मेशन को कैप्चर कर सकते थे रास्ते के अंदर। सिमिलरली जो फ्रेमले है ये भी अनसिक्योर है, जबकि इसके पास कोई भी रूट हमारा नहीं होगा, कोई भी NID नहीं होगी, फिर भी हम यहाँ पर वायर शार्क लगाकर टेस्ट कर सकते हैं कि इंफॉर्मेशन क्या जा रही है। जैसे समझने के लिए, आपने मेट्रो का सफर किया होगा या प्लेन का किया होगा, आपका जो लगेज है एक स्कैनर में डाल दिया जाता है। हुआ है कभी आपके साथ? जी भाई। जी सर, ये हमेशा होता है। जबकि चाबी आपके पास होती है उसकी, लेकिन फिर भी उन लोगों को ये पता लग जाता है कि आपके बैग में क्या रखा हुआ है, पता लग जाता है। हाँ जी, वो स्कैन करते हैं उसको। यानी वो जस्ट लाइक दी, ऐसे मान के चल लीजिए कि पैकेट कैप्चरिंग टूल है या वार्क शार्क है। दिखाई हम्म। दे रहा है कि अंदर क्या जा रहा है, जबकि आपका बैग बंद है, ताला आपके पास मौजूद है। वो जी, इंफॉर्मेशन को चुरा तो नहीं सकते, बट क्या जा रहा है देख सकते हैं। देख सकते हैं, और उसका नुकसान उठाया भी हो सकता है अगर वो चाहें तो। बता दें इस जी। बैग के अंदर ये किसी थर्ड बंदे को, तो आगे कुछ भी हो सकता है। जी तो ये फ्रेमले होता था। तो फ्रेमले का पर्पस भी वही था कि नेटवर्क आईडी को एक जगह से दूसरी जगह भेजी जाए, बट ये लेयर 2 VPN था। इसमें हमें IP एड्रेस मिलते ही नहीं थे ISP से खुद ही। वैन के, यानी आप इसको वैन अगर मान लें, तो वैन के ऊपर भी प्राइवेट IP एड्रेस था और लैन पे भी प्राइवेट IP एड्रेस था, और हम अपनी नेटवर्क आईडी एक जगह से खुद भेज रहे थे। इसकी कोई गारंटी नहीं थी, ये तो केवल कनेक्टिविटी दे रहा था। तो हम इसमें कुछ भी प्रोटोकॉल्स लगा सकते थे। यहाँ पर हम प्रोटोकॉल लगा दिया करते थे OSPF का एरिया 0, फिर यहाँ हम एरिया 1 लगा दिया करते थे, यहाँ पे एरिया 2, यहाँ पे एरिया 3, यहाँ पे एरिया 4, इस तरीके से हम काम करते थे। और ये जो MPLS था, MPLS के अंदर भी हमारी इंफॉर्मेशन जो जा रही है वो ISP के पास जा रही है, और ISP फिर आगे भेज रहे हैं। नहीं जाएगी इंफॉर्मेशन तो ISP को बोलेंगे, ISP देखेगा कहाँ भेज हुआ। तो इसके केस के अंदर भी हम इंफॉर्मेशन को कैप्चर कर सकते थे, कौन सी इंफॉर्मेशन कहाँ जा रही है, और यहाँ तो जा ही इसके पास रही थी। बीच वाले राउटर पे भी कैप्चर की जा सकती थी, जबकि हमारी नेटवर्क यहाँ जाती है और यहाँ से टनल पे बन के डायरेक्टली यहाँ चली जाती है, बट स्टिल जाने का रास्ता तो इन्हीं राउटर्स के थ्रू है। ये तो रास्ता दिखाने के लिए है कि VPN ऐसे बन रहा है, बट आपके पास इंफॉर्मेशन को यहाँ पे कैप्चर किया जा सकता था। तीसरी तरह की जो नेटवर्क आई, सर, टेक्नोलॉजी आई, उसका नाम था सर एक जी। मिनट, पिछली वाली स्लाइड एक मिनट लाइए। हाँ, ये वाले में जैसे कि आपने कहा कि
ये अलग अलग एरियाज हैं, इनमें काम होता था। तो इसमें सर जैसे कि हमारा ओएसपीएफ का रूल है कि एरिया जीरो होना जरूरी है और सभी एरिया जीरो से कनेक्टेड होना जरूरी। तो एरिया एरिया जीरो जीरो है, इसमें कहाँ पर है? एरिया जीरो ये बना दिया हमने। जो क्लाउड है। एरिया जीरो हमारा हेडक्वार्टर का ये इंटरफेस, ब्रांच का ये इंटरफेस, इस ब्रांच का ये इंटरफेस, इस ब्रांच का ये इंटरफेस, ये तो हमारे लिए ट्रांसपेरेंट है। हमें तो केवल अच्छा, ऐसा और जो हेड क्वार्टर में एरिया जीरो है उससे बाकी के ओएसपीएफ के एरियाज कनेक्टेड होंगे? हेडक्वार्टर का एरिया में भी एरिया जीरो है, बाकी ब्रांच में भी एरिया जीरो लगा हुआ है। यहाँ पे वैन वैन के ऊपर एरिया जीरो लगा दिया हमने। जी। हम ऐसा भी कर सकते थे कि सारे के सारे राउटर्स पे कोई दूसरा एरिया ना देके इन सब को जो है एक ही एरिया में डाल सकते थे, सबको एरिया जीरो में डाल सकते थे, ऐसा भी कर सकते। जी। फिर एक टर्मिनोलॉजी आई, टेक्नोलॉजी, इसका नाम है जीआरई। जीआरई जो होती थी, ये लेयर 3 वीपीएन था। लेयर 3 का मतलब हो गया कि आईपी एड्रेस का कुछ फंडामेंटल होगा। तो यहाँ पर ये आपके पास इंटरनेट क्लाउड हो गया। यहाँ पे जो आईएसपी जो भी आपके पास होता, उसको हम पी बोल दिया। फॉर एग्जांपल ये एयरटेल है। यहाँ पर कोई दूसरा आईएसपी है, ये राउटर पी होगा, प्रोवाइडर एज, जो क्लाइंट से कनेक्टेड होगा। इसको मान लिया ये ब्रिटिश टेलीकॉम। ये CE1 है, कस्टमर का राउटर, और ये CE2 है। ये मान लेते हैं कि भाई ये इंग्लैंड में है राउटर, और ये इंडिया के अंदर है। यहाँ पर भी प्राइवेट एनआईडी है और यहाँ पर भी प्राइवेट एनआईडी है। पर्पस यही है कि इस प्राइवेट एनआईडी को इंग्लैंड भेजा जाए, इंग्लैंड की प्राइवेट एनआईडी इंडिया है। तो लेयर 3 भी ओवरले मॉडल है। ओवरले मॉडल के अंदर हमें केवल ये वाली कनेक्टिविटी फिजिकल, और इंडिया से इंग्लैंड का ये पिंग कनेक्टिविटी आईएसपी देगा केवल, कि भाई मैंने देखो इंडिया से ये पिंग करके आपको दिखा दिया एक दूसरे को। अब आईएसपी क्या, क्लाइंट क्या करेगा कि वो यहाँ से अपने इस वाले राउटर से एक टनल बनाएगा, जिसको कहा जाता है GRE टनल। और हमारी जो इंफॉर्मेशन होती है प्राइवेट एनआईडी की, ये इंफॉर्मेशन इस टनल के थ्रू यहाँ से निकल कर यहाँ जाती है, और ये इंफॉर्मेशन इस टनल के थ्रू यहाँ जाती है। हमारी ये वाली नेटवर्क आईडी ना तो इस राउटर के पास होती है, ना इसके अंदर जितने भी राउटर होते हैं जिसको पी राउटर बोलते हैं उनके पास होती है। बट जाने का रास्ता तो बहरहाल वही है। ये जो टनल ऐसे बन के दिखाई दे रही है, बेसिकली टनल इस वाले इंटरफेस से ऐसे यूं बन रही होगी, क्योंकि जाने का जो सोर्स और डेस्टिनेशन होगा वो तो कोई आईपी एड्रेस ही होगा जो आईएसपी ने हमें दिया होगा। तो यहाँ पर जो हमें आईपी एड्रेस मिलता है जीआरई में, वो पब्लिक स्टैटिक आईपी मिलता है, और यहाँ पे जो आईपी मिलता है वो पब्लिक स्टैटिक आईपी मिलता है। तो जो फ्रेम रिले था उसमें तो हमें कोई आईपी एड्रेस के लिए पैसा नहीं देना पड़ रहा था। क्यों? क्योंकि आईएसपी हमें आईपी दे कब रहा था यहाँ पे, ये तो हमने खुद ही आईपी लगाए ना अपने प्राइवेट, तो आईपी का पैसा नहीं देना पड़ा हमें। जबकि इन केस ऑफ दी लेयर 3 वीपीएन में, यहाँ पर जो पब्लिक आईपी आप लेंगे इसका आपको एक पैसा देना पड़ेगा। जैसे हम स्टैटिक आईपी लेते हैं तो 5,000 रुपए का एक स्टैटिक आईपी एड्रेस पड़ता है। हमने जो अपने सर्वर लगा रखे हैं, वेबसाइट बना रखी है, तो 5,000 रुपये हमें साल के देने पड़ते हैं पब्लिक आईपी एड्रेस के। बाकी मंथली चार्ज अलग जाता है।
जो 80 Mbps का लिंक है उसके अलग से 1000 रुपये जाते हैं, तो वो सर्विस अलग जा रही है। स्टैटिक आईपी एड्रेस की कॉस्टिंग अलग जाती है। तो अब इस जीआरई का ड्रॉबैक ये है कि जितने भी आप सर एक मिनट, ये जो 5,000 आपने बोला है हम पे करते हैं पब्लिक स्टैटिक आईपी के लिए, वो हम आईना को पे करेंगे या सर्विस प्रोवाइडर को पे करेंगे? जिसने हमें दिया है, हमें तो एयरटेल दे रहा है, एयरटेल को देंगे, एयरटेल ने आगे ले रखा होगा वो उसको देगा। अच्छा, मतलब हमारा काम सर्विस प्रोवाइडर को देने हैं। हाँ, जिसने हमें दिया है उसी को देंगे ना पैसे। जी। तो यहाँ पर जितने भी हमने ऑफिस खोलेंगे, हर एक ऑफिस के बीच में चाहे हेडक्वार्टर या ब्रांच हो, उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, एक पब्लिक स्टैटिक आईपी लाना पड़ेगा, जो कि हमारी क्या करता है जीआरई में, कॉस्ट को इंक्रीज करता है, कॉस्ट को इंक्रीज करता है। दूसरा, जितने भी हम वो बनाते हैं, टनल बनाते हैं, तो टनल का एक टनल इंटरफेस होता है। ये टनल इंटरफेस होता है। टनल का एक एक आईपी होता है यहाँ पर। टनल का आईपी एड्रेस भी प्राइवेट होता है। फिर टनल का सोर्स होगा, ये टनल का डेस्टिनेशन ये। फिर इसी तरीके से यहाँ पे टनल का सोर्स ये, डेस्टिनेशन ये। तो हमें हर एक राउटर के ऊपर टनल का इंटरफेस, उसका आईपी एड्रेस, टनल का सोर्स, टनल का डेस्टिनेशन, यानी चार चीजें, टनल का इंटरफेस, टनल का आईपी, टनल का सोर्स, टनल का डेस्टिनेशन, ये चार चीजें डिफाइन करनी पड़ती। तो अगर हेडक्वार्टर हो और उसके 10 ब्रांच हो, तो इसका मतलब ब्रांच पे तो कॉन्फ़िगरेशन करनी करनी है। हर एक ब्रांच के लिए हेडक्वार्टर पे आपने कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी। यानी हेडक्वार्टर के राउटर पे कॉन्फ़िगरेशन का लोड भी बढ़ता चला जाएगा, कॉन्फ़िगरेशन इंक्रीज होती चली जाएगी, एडमिन का वर्कलोड बढ़ता चला जाएगा। तो जीआरई का ये ड्रॉबैक है। तो जीआरई भी अनसिक्योर है, ये भी सिक्योर नहीं है। जीआरई के बाद एक नया आपके पास टेक्नोलॉजी लाई गई, जिसका नाम डीएमवीपीएन है। अलग से मैंने एक कोर्स बनाया हुआ है, 31-32 घंटे के, इसमें मैंने वीडियोस बना रखे हैं। 1.5 महीना तकरीबन पढ़ने में लग जाता है। तो डीएमवीपीएन की जब बात करते हैं, तो डीएमवीपीएन के अंदर जीआरई के उन कॉन्सेप्ट को लिया गया, लेकिन जीआरई की जो ड्रॉबैक थी कि वो कॉन्फ़िगरेशन को इंक्रीज कर रहा है और कॉस्ट को बढ़ा रहा है, इन दोनों चीज़ों को जीआरई क्या कर दे, डीएमवीपीएन क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। तो यहाँ पे कॉस्ट जो है कम हो जाएगी, और जो कॉन्फ़िग है ये भी कम हो जाएगी। डीएमवीपीएन कहलाता है डायनेमिक मल्टी मल्टी पॉइंट वीपीएन। मल्टी पॉइंट। इससे एसडी-वैन हमारा बहुत मिलता जुलता है, इसलिए इसको समझना जरूरी है। इसके अंदर दो नए प्रोटोकॉल पिक्चर में आए। एक कहा जाता है एनएचआर और दूसरे का नाम है एमजीआर। क्योंकि जो जीआरई था पीछे, ये जीआरई जो था ये पॉइंट टू पॉइंट, और एमजीआरई जो होता है ये मल्टी पॉइंट जीआरई होता है। एनएचआरपी का जो वर्क है वो क्या है, ये हेडक्वार्टर है, यहाँ पर ये इंटरनेट कनेक्टिविटी है। ये आपके पास लेट्स से ब्रांच 1 है, ये ब्रांच 2 है, ये ब्रांच 3,
जो प्राइवेट एनआईडीज हैं वो इन ब्रांचेस के पीछे हैं। या जो प्राइवेट एनआईडी हर एक ऑफिस कनेक्ट होगा, इनमें से जो हेडक्वार्टर है उसको बनाया जाएगा NHRP सर्वर, और इनको बनाया जाएगा NHRP क्लाइंट। इन सब के ऊपर यहाँ पे टनल बनेगी। सर ये भी तो हब स्पोक टोपोलॉजी हुई ना। हम्म, यहाँ पे GRE, अगर हम हेलो। GRE हेलो। जी, चली गई आवाज आपकी? सर एक्चुअली ना बीच बीच में आपकी आवाज ऐसे लग रही है जैसे आप बहुत दूर से बात कर रहे हैं। मतलब बहुत धीमी हो जाती है आपकी आवाज। तो मेरे पास अभी भी नहीं सुनाई दे रहा सर। तो मैं तो बिल्कुल ही पास में बैठा हूँ, मैं तो बिल्कुल हेलो। जी, अभी बिल्कुल आवाज ही नहीं आ रही। अब आ रही है सर। एक मिनट, दूसरा से कनेक्ट करता हूँ, दूसरे नेटवर्क से कनेक्ट हॉटस्पॉट। अब कैसी है बस? क्लियर है सर। तो अगर हम इसको ऐसा करते कि DMVPN यूज ना करते और GRE यूज करते, तो हर एक ब्रांच के लिए मुझे इस हेडक्वार्टर पे कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती। अगर ये 100 ब्रांच हो जाती तो मुझे 100 टाइम्स कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती। जितनी एक राउटर के लिए की थी उतनी 99 के लिए और करनी पड़ती। DMVPN से फायदा क्या होगा कि मुझे हेडक्वार्टर पर केवल 3 या 4 लाइन की कॉन्फ़िगरेशन करनी है। यहाँ पे मुझे टनल का IP एड्रेस डालना पड़ता है, ये तो डालना ही पड़ेगा हर एक के ऊपर। टनल का सोर्स यहाँ पर ये होगा, टनल इंटरफेस ये हो गया, टनल का IP हो गया, टनल सोर्स ये हो गया। लेकिन टनल का डेस्टिनेशन मुझे नहीं पता है, क्योंकि DMVPN ये कहता है कि ये वाला जो इंटरफेस है ये तो पब्लिक स्टैटिक पर होगा, लेकिन ये जितने भी ब्रांच हैं वो पब्लिक डायनेमिक IP के ऊपर होंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जितने भी ब्रांचेस हैं ये क्या होंगे? DHCP क्लाइंट।
DHCP क्लाइंट, यानी इनका जब ये लिंक डाउन हो जाएगा और डाउन होने के बाद जब ये अप होगा तो इनको DHCP के थ्रू जरूरी है क्या सेम ही आईपी एड्रेस मिलेगा? जी भाई, नहीं सर, हर बार अलग अलग हो सकता है। अलग अलग मिलेगा। तो जब टनल बनाते हैं तो उसके अंदर हम क्या डिफाइन करते हैं कि टनल का सोर्स आईपी क्या है, टनल का डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस क्या है। अब प्रॉब्लम क्या एग्जिस्ट करेगी कि इसको अपना टनल का आईपी मालूम है, टनल का सोर्स भी मालूम है, लेकिन टनल का जो डेस्टिनेशन जो पहले मालूम था, अगर वो वो बार डाउन बार हो चेंज गया हो रहा तो है। चेंज हो जाएगा। तो हम्म। यहाँ पे कॉन्सेप्ट रखा गया कि ये जो है टनल का डेस्टिनेशन डिफाइन नहीं करेगा, ये टनल का मोड डिफाइन करेगा, MGRE। बस इतने ही चार कमांड चलाएगा, टनल का इंटरफेस, टनल का आईपी, टनल का मोड, MGRE। और इसमें वो DMVPN को इनेबल्ड कर देगा, उसके लिए कमांड होता है IPNHRP नेटवर्क, और नेटवर्क नंबर 1 या 2 जो भी डाल सकते हैं, मल्टीपल आपके पास वैल्यूज हो सकती हैं, यानी इट्स ए काइंड ऑफ क्लाउड बन रहा है NHRP का। इससे NHRP एक्टिवेट हो जाएगा। NHRP का काम क्या है? ये नेक्स्ट हॉप रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल है कि जितनी भी ब्रांचेस होंगी उसमें टनल का आईपी पड़ेगा, टनल का इंटरफेस, टनल का आईपी, टनल के सोर्स में हम आईपी भी डालते हैं और टनल के सोर्स में इसका इंटरफेस भी डाल सकते हैं। तो जितनी भी ब्रांचेस होंगी वहां से टनल के सोर्स में उसका आईपी एड्रेस डालेंगे। तो टनल का इंटरफेस, टनल का आईपी एड्रेस, टनल का सोर्स, और इन सब को बता के रखा होगा टनल का डेस्टिनेशन कौन है ये, चूंकि हेडक्वार्टर के ऊपर पब्लिक स्टैटिक आईपी एड्रेस। तो हर अच्छा एक सर, एक चीज और, आप जैसे यहाँ पर बोल रहे हैं कि पब्लिक स्टैटिक आईपी और पब्लिक डायनेमिक आईपी होगा, बट ये 10 की सीरीज तो सर प्राइवेट में आती है तो। ये तो टनल टनल का आईपी एड्रेस हुआ ना, टनल का आईपी एड्रेस तो प्राइवेट आईपी एड्रेस है, जो ये कनेक्टिविटी के आईपी एड्रेस है, इंटरनेट से जो कनेक्टेड है, हाँ हाँ। ये वाले आईपी एड्रेस, यहाँ पर पब्लिक स्टैटिक आईपी होगा और यहाँ पर पब्लिक डायनेमिक आईपी होगा, नॉट टनल के ऊपर, इस वैन लिंक के ऊपर। अच्छा। टनल का तो आईपी एड्रेस प्राइवेट होगा, जो कनेक्टिविटी के आईपी एड्रेस होंगे इंटरनेट क्लाउड से वो पब्लिक हम्म, स्टैटिक और पब्लिक डायनेमिक होंगे, तभी जी कॉस्ट सर। कटिंग होगी। ठीक है, तो इस ब्रांच को अपना टनल का आईपी मालूम है, टनल का सोर्स यानी गिग 0 दे दिया, टनल का डेस्टिनेशन भी मालूम है। अब यहाँ पर हर एक ब्रांच को ये बता दिया जाएगा कि तुम्हारा NHRP सर्वर कौन है। तो जैसे ही आपके पास हम इसको बताएंगे सर्वर कौन है, या जब कभी भी ये लिंक डाउन होने के बाद अप होगा, ये ब्रांच इस हेडक्वार्टर को NHRP रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट भेजती है, जिसमें वो ये बताती है कि मेरे टनल का जो आईपी है वो ये है, और मेरा जो वैन का जो आईपी एड्रेस है वो ये है, और ये डिवाइस ये कहती है कि आप मुझे रजिस्टर्ड कर लो। यानी डिवाइस का लिंक जब भी डाउन होगा, डाउन होने के बाद जब भी अप आएगा, वो अपने आप को इस NHRP सर्वर पे रजिस्टर्ड कर देगी। तो जब ये डिवाइस बताएगी मेरा टनल का आईपी एड्रेस ये, मेरा वैन का आईपी एड्रेस ये, तो इस हेडक्वार्टर को ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा, क्योंकि इसको तो मालूम नहीं था कि इसका आईपी एड्रेस क्या है इंटरफेस का।
लेकिन जब इसने एनएचआरपी के थ्रू बताया तो इसको पता लग गया। तो वो क्या करेगा कि यहाँ से इसको भेज देगा एनएचआरपी एक्नॉलेजमेंट या रिप्लाई, एनएचआरपी रिप्लाई भेज देगा और एक टनल फॉर्म्ड हो जाएगी। यहाँ पे जो टनल बनेगी वो हम स्टैटिक टनल बना रहे हैं। यहाँ से सारी टनल क्या बनेंगी? स्टैटिक, क्योंकि इनको मालूम है कि क्या आईपी एड्रेस है। क्या आईपी एड्रेस है इसका। लेकिन ये जो टनल बनाएगा, ये सारी टनल क्या बनाएगा? ये डायनेमिक टनल बनाएगा। कैसे देख सकते हैं? प्रिविलेज मोड पे इस हेडक्वार्टर पे एक कमांड चलाते हैं, शो डीएम वीपीएन, तो वो दिखाएगा कि मेरे पास एक रिक्वेस्ट आई है जिसका टनल का आईपी एड्रेस तो ये है, लेकिन उसका वैन का आईपी एड्रेस ये है। या हम इसको दूसरे कमांड के थ्रू भी देख सकते हैं, शो आईपी एनएचआरपी के थ्रू भी देख सकते हैं। इसमें ये जो नेटवर्क है, ये जो सारा नेटवर्क है, इसको कहा जाता है ओवरले नेटवर्क। ओवरले नेटवर्क यानी जो प्राइवेट एनआईडीज हैं उसको क्या कहते हैं? ओवरले नेटवर्क। ओवरले नेटवर्क जितनी भी प्राइवेट एनआईडी, वो हेडक्वार्टर की हो चाहे वो ब्रांच की हो, क्या कहलाती हैं? ओवरले नेटवर्क कहलाती हैं। वो क्या कहलाती हैं? ओवरले नेटवर्क कहलाती हैं। लेकिन जो नेटवर्क, ये वाली नेटवर्क है जो ट्रांसपोर्ट से कनेक्टेड है, जो नेटवर्क ये ट्रांसपोर्ट से कनेक्टेड है, यानी ये वाला इंटरफेस, ये वाला इंटरफेस, ये वाला इंटरफेस, ये वाला इंटरफेस, ये सारा क्या कहलाता है? अंडर ले नेटवर्क। तो अंडर ले नेटवर्क बेसिकली वो नेटवर्क है जो कि ट्रांसपोर्टर है, जो हमारी कनेक्टिविटी करवा रहा है, ब्रांच की वैन कनेक्टिविटी। और हम अपनी प्राइवेट एनआईडी जो वो किस में भेज रहे हैं? वो टनल बनाकर भेज रहे हैं। तो हमारी ये जो प्राइवेट एनआईडीज हैं, ये किसके थ्रू जाएंगी? यहाँ जो टनल है, तो ये टनल फॉर एग्जांपल जो बन रही है वो इसके साथ में बन रही है, टनल इसके साथ में बन रही है, टनल इसके साथ में बन रही है। तो ये जो टनल बन रही है, ये प्राइवेट एनआईडी जो हमारी है, वो इस टनल के थ्रू होते हुए यहाँ पहुंच जाएंगी, यहाँ पहुंच जाएंगी और यहाँ पहुंच जाएंगी। तो ओवरले नेटवर्क का मतलब है जो प्राइवेट एनआईडी नेटवर्क है। अंडरले नेटवर्क का मतलब है जो कि वैन कनेक्टिविटी से कनेक्टेड है, यानी ट्रांसपोर्ट। तो ये जो चीजें हैं, ये सारी की सारी आप एसडी वैन के अंदर भी कहीं ना कहीं किसी दूसरे नाम थोड़ी देर में मिलने वाले हैं। तो ये पुरानी चीजों का डिस्कशन इसलिए किया गया कि जब एसडी वैन पढ़ेंगे तो हमें ऐसा नहीं कि नई चीज पढ़, हमें ये लगेगा कि हम पुराना ही सब कुछ पढ़ रहे हैं, बट वो ग्राफिकल पे पढ़ रहे हैं। इसके बाद टीसीएनपी पढ़ाया जाता है, टीसीएनपी राउटिंग के अंदर, जिसमें 3 प्लेन का डिस्कशन किया गया। एक कहलाता है मैनेजमेंट प्लेन, एक कहलाता है कंट्रोल प्लेन, एक कहलाता है डेटा। के बारे में कुछ मालूम है कि मैं ये पूछ रहा था कि अच्छा सर, एक मिनट पिछली स्लाइड पे जाइए, क्योंकि वहां पर जब आप बात कर रहे थे ना तो आपकी आवाज बंद हो गई थी।
आपको नेटवर्क लास्ट के जो 3-4 सेंटेंसेस है ना, वो नहीं सुन पाया मैं। अपना नेटवर्क ठीक करें भाई, ऐसे ऑनलाइन क्लास होना बहुत मुश्किल है। यहाँ अ, सर वीडियो माइक सर लगाओ। ये सर एयरटेल का 5G नेटवर्क है, वो और क्या ठीक करूं मैं। मोबाइल फोन से और कनेक्ट करो पहले तो। मैं राउटर से ज्यादा मैं 5 मीटर की दूरी पे हूँ। तो 5 मीटर भी नहीं होगा, 4 मीटर होगा। अरे, तो इसका मतलब क्या प्रॉब्लम आ रही है? पता नहीं, ये ऐसे होता नहीं है कभी जनरली, बट आज ही हुआ है। यहाँ मैं डिस्कशन ये कर रहा था कि जितने भी प्राइवेट एनआईडीज हैं, उसको हम किसका नाम देते हैं? ओवरले नेटवर्क का। ओवरले नेटवर्क का। और जो भी हेडक्वार्टर और ब्रांच कनेक्टेड है, इसको किसका नाम दिया जाता है? अंडरले नेटवर्क का। और ये जो टनल्स यहाँ पे बनती हैं, जो ब्रांच हेडक्वार्टर पे रिक्वेस्ट भेजता है, जब कभी भी हम कॉन्फ़िगर करेंगे एनएचआरपी डीएमवीपीएन, या लिंक डाउन होने के बाद अप आएगा, तो वो भेजता है एनएचआरपी रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट कि मेरा प्राइवेट आईपी ये है, मेरा टनल का आईपी ये है, और मेरा वैन का आईपी ये है। दैट्स वाई इसको पता लग जाता है कि इसका जो है वैन का आईपी है, और ये यहाँ से डायनेमिक टनल बना लेता है। और ये चूंकि इसको मालूम है कि टनल का सोर्स ये है, टनल का आईपी ये है, डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस ये, तो ये जो बनाता है, ये सारी यहाँ से स्टैटिक टनल बनती है। तो टनल कौन सी बनी है, शो डीएमवीपीएन में या शो आईपी एनएचआरपी में, हम देख सकते हैं। ये डिस्कशन मैंने यहाँ पे किया। ठीक है, आगे चलूं? हाँ जी सर, जी सर। अच्छा, अब तीन चीजें हैं जो एनपी में हम पढ़ते हैं, ये आपने नाम सुना है कभी? मैनेजमेंट प्लेन, कंट्रोल प्लेन और डेटा प्लेन क्या होता है? क्योंकि जब एसडी वैन पढ़ेंगे तो ये तीनों प्लेनों का मतलब। सर ये प्लेन मैंने मतलब ऐसे ही यूट्यूब पर और इधर उधर SD WAN के बेसिक सीखने के लिए पढ़े हैं। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखें यहाँ पे, इसको यहाँ से समझें कि ये R1 राउटर है, ये R2 राउटर है, और ये R3 राउटर है। अगर तीन राउटर हों सिस्को के आपके पास, आपके ऑफिस में हार्डवेयर की शक्ल में, और इनके ऊपर हमने आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करने हैं, इनके ऊपर हमने आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करने हो, तो आप कैसे करते हो? कौन सा केबल लगाते हो? हम्म, जी भाई। सर इनको कनेक्ट करने के लिए हम सर क्योंकि सेम डिवाइसेस है तो क्रॉस ओवर लगेगा। नहीं नहीं, अच्छा, वैसे सर फाइबर ऑप्टिक केबल लगेगा। कॉन्फ़िगरेशन जब करते हो तो कैसे करते हो? स्टार्टिंग कंसोल केबल से। कंसोल केबल से। तो अगर ये तीन राउटर हो गए, तो इसका मतलब तीन कंसोल केबल चाहिए। जी। अगर अगर एक साथ कंसोल तीनों का लेना है अपने डिवाइस में, तो और अलग अलग करके लेना है, तो एक ही कंसोल काफी है। पहले एक डिवाइस कॉन्फ़िगर करेंगे, फिर दूसरी, फिर तीसरी, ऐसे करेंगे, राइट? एक एक करके करना होगा। ठीक है, या मेरे पास तीन कंसोल होने चाहिए, मेरे लैपटॉप के जी। अंदर तीन पोर्ट होने चाहिए, तो फिर मैं ले सकूं। अब मान लो तीन की जगह पे 300 हो जाए, तो बड़ा मुश्किल काम हो गया। अच्छा, लेकिन सर अब जैसे कि मैं आईपी एड्रेसेस देख पा रहा हूँ, तो ये सभी अलग अलग सबनेट के हैं, तो राउटर्स भी अलग अलग एरिया में होंगे, तो एक कंसोल केबल से कैसे होगा। नहीं नहीं, अभी समझ लो, जो कहा जा रहा है उसको तो समझो। मैंने तो आपको ये कहा कि आपके ऑफिस में तीनों डिवाइसेस पड़ी हुई हैं। मैंने तो ये कहा ही नहीं अलग लोकेशन के। नहीं सर, वो एक्चुअली आईपी एड्रेस देख के मैंने बोला। तो अगर ये तीनों आपके ही ऑफिस में पड़े हुए हैं, कॉन्फ़िगर करना हम्म। पड़े, तो आपको तीनों कंसोल से करने पड़ेंगे। जी। और अगर आपने इनमें बेसिक कॉन्फ़िगरेशन कर दी है, तो फिर आप इसको रिमोट एक्सेस करेंगे, टेलनेट के टेलनेट थ्रू के या थ्रू। एसएसएच के हाँ, थ्रू। तो SSH के। कहने का मतलब ये है कि चाहे आपको बेसिक कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़े कंसोल के थ्रू,
या हमने इसको एसएसएच करना हो या टेलनेट करना हो। अब वो कॉन्फ़िगरेशन चाहे आईपी से रिलेटेड हो, वो चाहे राउटिंग से रिलेटेड हो, या वो पॉलिसी से रिलेटेड हो, ये सारी जब कॉन्फ़िगरेशन आप कर रहे हैं, अगर आप इस राउटर को कॉन्फ़िगर करते हैं, तो क्या ये वाला कॉन्फ़िगर हो जाता है? यही कॉन्फ़िगर होता है इस टाइम पे? जिसको कॉन्फ़िगर करते हैं वही कॉन्फ़िगर जिसको होता है ना? करेंगे वही होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब आप कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, तो हर एक इंडिविजुअल डिवाइसेस को कॉन्फ़िगर कर रहे होते हैं। तो जितना भी ये कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट है, चाहे कंसोल केबल से करें, चाहे एसएसएच के थ्रू करें या टेलनेट के थ्रू करें या कोई दूसरा मोड के थ्रू करें, आप क्या कॉन्फ़िगर कर रहे हैं? मैनेजमेंट प्लेन। मैनेजमेंट प्लेन। तो मैनेजमेंट प्लेन के थ्रू आईपी भी कॉन्फ़िगर होगा, राउटिंग भी होगी, पॉलिसी भी होगी, चाहे वो कंसोल के थ्रू करें, टेलनेट या एसएसएच। तो जब हम कॉन्फ़िगर कर देते हैं, तो उसके अंदर लेट्स से हमने इन सब के अंदर एक प्रोटोकॉल लगा दिया, क्योंकि प्रोटोकॉल भी मैनेजमेंट के अंदर ही कॉन्फ़िगर किया गया। फॉर एग्ज़ाम्पल ओएसपीएफ लगा दिया। तो जब ओएसपीएफ लगा दिया, तो हर एक राउटर अपना हाय हेलो एक दूसरे को भेजेगा। हमने तो ओएसपीएफ लगा के छोड़ दिया। फिर रूट्स एक दूसरे के पास चले जाएँगे। तो हम ये देखेंगे कि ये जो राउटर है, अपनी इस नेटवर्क आईडी को इस वाले राउटर को भी बताएगा, राइट? ये राउटर अपनी एनआईडी इसको भी बताएगा, ये अपनी एनआईडी इसको भी बताएगा, ये अपनी एनआईडी इसको भी बताएगा, और ये अपनी एनआईडी इसको भी बताएगा, और इसको भी। हर एक एक दूसरे को अपने बारे में अपडेट भेज रहा है। तो ये जो राउटिंग अपडेट जा रहे हैं, जो राउटिंग अपडेट्स जा रहे हैं, ये किसका पार्ट है? कंट्रोल प्लेन का। राउटिंग अपडेट हो या टोपोलॉजी अपडेट हो, तो टोपोलॉजी किसमें होती है? ओएसपीएफ के अंदर होती है। ओएसपीएफ में क्या होती है? टोपोलॉजी टेबल का अपडेशन होता है। और राउटिंग अपडेट किसमें होते हैं? ईआईजीआरपी के अंदर होते हैं, बीजीपी के अंदर होते हैं, और रिप के अंदर होते हैं। उसमें राउटिंग टेबल के एक्सचेंज होते हैं। तो जो भी नेटवर्क आईडी की इंफॉर्मेशन एक दूसरे के पास जा रही है, वो किसका पार्ट है? कंट्रोल प्लेन का। जो आपने कॉन्फ़िगर किया वो किसका पार्ट है? मैनेजमेंट मैनेजमेंट प्लेन प्लेन का। का। अब इसके बाद यहाँ पर कोई पीसी लगा हुआ है ए, यहाँ कोई पीसी लगा हुआ है बी। अब ए बी से कम्युनिकेट करना चाहता है, तो इसका जो ये ट्रैफिक जा रहा है, ये ट्रैफिक किसका पार्ट है? ये डेटा ट्रैफिक किसका पार्ट है? डेटा प्लेन का। ये कौन सा पार्ट है? डेटा प्लेन। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि सीसीएनपी के आपने एक टर्म पढ़ा होगा, एसीएल पढ़ा है आपने? जी सर, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, जिसमें हम जी, जब एसीएल कंट्रोल पढ़ते करते हैं कि हैं, कौन एक्सेस कर सकता है नेटवर्क। कौन एक्सेस कर सकता है, तो अगर आपने एसीएल लगाई हो तो देखा होगा, एसीएल लगाने से क्या राउटिंग टेबल की अंदर की एंट्री डिलीट हो जाती है, एंट्री रहती है? सर एंट्री रहेगी, एंट्री रहेगी। केवल क्योंकि वो ट्रैफिक, केवल रिस्ट्रिक्ट कर रहा है बस। केवल ट्रैफिक पे फर्क पड़ता है। तो एसीएल जब लगाते हो, तो एसीएल कौन से प्लेन पे लगती है? डेटा प्लेन। डेटा प्लेन के ऊपर। लेकिन जब सीसीएनपी आप पढ़ते हो, तो सीसीएनपी में एक टर्म आता है, उसका नाम होता है राउट फिल्टर। उसका नाम होता है राउट फिल्टर। फॉर एग्जाम्पल, इस R2 पे मल्टीपल नेटवर्क्स हैं, ए नेटवर्क, बी नेटवर्क, सी नेटवर्क, डी नेटवर्क। R1 नहीं चाहता कि उसके पास ए और बी आए, तो वो क्या लगाएगा? राउट राउट फिल्टर। फिल्टर। तो राउट जो फिल्टर है, दैट इज द पार्ट ऑफ कंट्रोल प्लेन। कंट्रोल प्लेन। तो यही चीज हमने वहां पे समझनी है। एसडी वैन में भी यही पार्ट होंगे, वहां पे इनके नाम कुछ बदल जाएंगे। तो ये तीन प्लेन तो वहां पर भी रहेंगे, जो ये तीन प्लेन है।
एक प्लेन वहां पे और बढ़ेगा जिसका नाम होता है ऑर्केस्ट्रेशन प्लेन। ऑर्केस्ट्रेटर प्लेन या ऑथेंटिकेटर प्लेन। अब हम चलते हैं अपने एसडी वैन की तरफ। एसडी वैन में जो ये सारे काम हम अलग अलग कर रहे हैं, ये सारे काम कंट्रोलर को सौंप दिए जाते हैं। एस डी वैन कंपोनेंट्स, वहां पर एक वी मैनेजर, वहां पर एक वी स्मार्ट होता है, वहां पर एक वी बॉन्ड होता वी बॉन्ड। है। ये कहलाते, बीच में आते हैं हमारे पास ट्रांसपोर्ट। एमपीएलएस एज ए ट्रांसपोर्ट यूज किया जाएगा, इंटरनेट क्लाउड एज ए ट्रांसपोर्ट यूज किया जाएगा। हर एक कंट्रोलर की रिडंडेंसी होनी चाहिए। और यहाँ पर होती है वीएच। वीएच और सीएच। वीएच विप्टेला की डिवाइस है, सीएच सिस्को की डिवाइस है। इसकी भी कनेक्टिविटी ट्रांसपोर्ट के साथ में होनी चाहिए। और यहाँ पर हमारे पास सर लेकिन विप्टेला तो सिस्को का है ना? विप्टेला ले लिया सिस्को ने, विप्टेला अलग से ऑर्गेनाइजेशन था। विप्टेला बनाया आतिफ, आमिर और अजीज ने। अच्छा। 2017 में सिस्को ने उसको हम्म। कम कीमत पे खरीद लिया। कि आतिफ और आलिम सर कहाँ से बिलोंग करते हैं? पाकिस्तान। आतिफ, आमिर पाकिस्तान, और अच्छा। खालिद, तीन बंदे हैं। अच्छा इन्होंने बनाया था विप्टेला, सिस्को ने खरीद के उसका नाम रख दिया सिस्को विप्टेला। अच्छा। जैसे अच्छा। स्विच था, सिस्को का अपना नहीं था, स्विच हम्म। भी सिस्को ने खरीदा। पहले अगर आपको याद हो 2005 में पिक्स होता था, है जी, पिक्स सिस्को का फिक्स। नहीं था। हाँ फिर जी। उसने सिस्को पिक्स नाम रखा, फिर उसका एएसए नाम रखा, पावर पॉइंट नाम रखा, तो इस तरीके से सिस्को खरीद लेता है। जैसे वोडाफोन आइडिया है उस टाइप से। ये प्राइवेट एनआईडीज आपके पास यहाँ पर होंगी। जी। अब ये जो हैं ये कहलाती हैं वैन एज डिवाइसेस हैं। ये कहलाती हैं वैन एज डिवाइसेस। जनरली सिंपल लैंग्वेज में जिसको हम यहाँ पे ये बोलते थे, सीई बोलते थे, कस्टमर एज, ये वैन एज डिवाइसेस बन गए हैं। ये आपके पास सारी क्या बन गई, ये वैन एज डिवाइसेस बन गई। चाहे वो हेडक्वार्टर हो या कुछ हो, वो सारी क्या बन गई, वैन एज डिवाइसेस बन गई। इतना जो पार्ट है ये कहलाता है ट्रांसपोर्ट। ये आपके पास ट्रांसपोर्ट हो गया। और यहीं पर ही क्या बनेगी, एस डी वैन फैब्रिक बनेगी, किससे किसकी कनेक्टिविटी हो रही है। यहीं पर ये आपके पास ये एस डी वैन फैब्रिक बन जाएगी। तो सर जो स्विच फैब्रिक होता है उसी को हम यहाँ पर एसडी फैब्रिक हाँ, बोलेंगे? यहाँ पे एस डी वैन, जैसे लेयर टू स्विच के अंदर हम देखते हैं कि वैसे तो फिजिकल वायर हम लगाते हैं हर एक पोर्ट के ऊपर, लेकिन जब वो आपके पास आर्प रिक्वेस्ट और आर्प रिप्लाई भेज देता है तो उसको ये पता जी। लग जाता है कौन से पोर्ट पे कौन सा मैक एड्रेस है। तो हाँ जी। एंट्री जब हो जाती है सोर्स बेस मैक एड्रेस टेबल की एंट्री, जो कि 300 मिनट तक बाय डिफॉल्ट, 300 सेकंड यानी 5 मिनट तक बाय डिफॉल्ट रहती है। अब जी। अगर उन्हीं एंट्रीज के लिए रिक्वेस्ट आती है तो फिर वो क्या करता है कि अब ब्रॉडकास्ट नहीं करता, अब यूनिकास्ट पे काम करता है। और वो फिर स्पेसिफिक पे भेज देता है, यानी एक वर्चुअल जाल बन जाता है वहां पर, हर एक का हर एक से मैच बन जाता है। अच्छा, अब यहाँ पर जो ये वी मैनेजर है, यहाँ पर
एक इंटरफेस होता है जो कि VPN 512 में पड़ा होता है। VPN 512 ये MGMT के लिए रिजर्व्ड है। VPN 512 हम डिलीट नहीं कर सकते हैं। VPN 512 इज रिजर्व्ड फॉर मैनेजमेंट के लिए रिजर्व्ड है। जितने भी कंट्रोलर हैं वो कनेक्टेड होंगे एक VPN के थ्रू जो कहलाता है VPN 0। VPN 0 हो या VPN 512 हो, बेसिकली जो यहाँ पर VPN कहा जा रहा है वो MPLS में VRF था। बात समझ में आ रही है? नामों का फर्क है। वहां पे वर्चुअल राउटिंग एंड फॉरवर्डिंग थी, यहाँ पे उसका नाम क्या है? VPN नाम है। तो VPN 0 ट्रांसपोर्ट VPN कहलाता है। ये ट्रांसपोर्ट VPN कहलाता है। तो हर एक डिवाइस, चाहे वो वैन एज हो, चाहे आपके पास वो कंट्रोलर हो, वो VPN 0 से कनेक्टेड होंगे। और VPN की जो रेंज होती है वो होती है 2 की पावर कितनी? 16। तो VPN 0 हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। VPN 512 हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो कहां से कहां तक इस्तेमाल कर सकते हैं? VPN 1 से लेकर 511 तक, और 513 से लेके 65,535 तक। ये सारे VPN कहाँ पे इस्तेमाल होंगे? यहाँ पे। ये कहलाते हैं सर्विस VPN। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम भाई? ये जो VPN के आगे आप नंबर बता रहे हैं, जी। ये नंबर क्या चीज है? जो VPN है वो, जैसे आपके पास VLAN है कुछ जी। में, तो VLAN जो है 12 बिट का होता है। तो जी। 4096 VLAN बना सकते हैं। हम्म। VLAN 1 रिजर्व बाय डिफॉल्ट 1 है, वी कैन नॉट डिलीट इट। जी। VLAN जो 0 है वो आपके पास वो भी रिजर्व्ड है। VLAN 4095 भी रिजर्व्ड है, जी। 95 भी रिजर्व्ड है। तो हम 4094 तक बना सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पर जो VPN है वो VPN आपके पास 16 बिट का है, 2 की पावर 16 का। 2 की पावर 16 का मतलब हो गया 65,536। जी। तो VPN 0 जो है वो ट्रांसपोर्ट VPN है, यानी जब कभी भी कोई भी कंट्रोलर या कोई भी वैनेज कनेक्ट होगी MPLS से या इंटरनेट से या सेल्यूलर से, तो वो VPN 0 के थ्रू कनेक्ट होगी। यानी उसके इंटरफेस को हमने VPN 0 का मेंबर बनाना होगा। जो भी यहाँ पे इंटरफेस होगा, इस इंटरफेस को VPN 0 का मेंबर बनाएंगे, फिर IP एड्रेस डालेंगे, अदरवाइज वो कॉन्फ़िगर्ड नहीं होगा। जितने भी आपके पास सर्विस VPN है, यानी प्राइवेट NID है, वो किसमें होंगी? हमारी सर्विस VPN। तो सर्विस VPN 1 से लेके 511 हो सकता है। 512 चूंकि रिजर्व्ड है किसके लिए? मैनेजमेंट के लिए। तो 513 से लेके 65,535 हो सकता है। जैसे वहां VRF थी, यहाँ पर VPN का कॉन्सेप्ट है। हर VPN की राउटिंग टेबल अलग अलग होगी। जैसे वहां पे शो IP राउट VRF होता था, यहाँ पे शो IP राउट VPN 2 हो जाएगा या VPN 3 हो जाएगा। फिर उसमें जाके OSPF देखना चाहते हैं तो OSPF, या EIGRP देखना चाहते हैं तो EIGRP जाके देख सकते हैं। चलें आगे। जी सर। अब पीछे सबसे बड़ी समस्या ये थी कि जितने भी VPN आपने देखे, चाहे वो VPN आपका MPLS रहा हो, ये भी अनसिक्योर। ये रहा हो फ्रेम रिले, अनसिक्योर।
GRE रहा हो अनसिक्योर, और DMVPN रहा हो ये भी अनसिक्योर। इन सबको सिक्योर करने के लिए हमें जरूरत किसकी पड़ती है? आईपी सेक की। और आईपी सेक एक बड़ा क्रिटिकल चीज है। फेज 1 होगा, फेज 2 होगा, उसके अंदर इंक्रिप्शन होगा, हैशिंग होगी, डिफी-एल-मैन होगा, फिर फेज 2 बनेगा, ट्रांसफॉर्म सेट बनेगा, क्रिप्टो मैप बनेगा। तो कहीं ना कहीं ह्यूमन नेचर है, लोड पड़ने की वजह से, कॉन्सेप्ट क्लियर ना होने की वजह से दिक्कत हो जाती थी आईपी सेक के अंदर। एसडी वैन ने क्या किया, प्लस पॉइंट के इसके अंदर आईपी सेक इज बाय डिफॉल्ट इनेबल। आईपी सेक बनाइए कभी। नहीं सर, बनाया नहीं है, बस पढ़ा है। तो आईपी सेक क्रिटिकल एक पार्ट था, उसको सारा उसने खत्म कर दिया। आपको एक डॉट भी नहीं लगाना है। बात समझ में आ रही है? आईपी जी। सेक। तो इसका मतलब इतनी बड़ी जो समस्या थी, एसडी वैन ने खत्म कर दी। ये तो बड़ा आसान काम हो गया। अगर 2000 साइट होते ही आईपी सेक लगाते तो कितना वक्त लगता, फिर ट्रबल शूट करते। तो यहाँ भी नहीं है। यहाँ आईपी सेक क्या है, बाय डिफॉल्ट है। एक प्लस पॉइंट तो वो तो ट्रबल शूटिंग उतनी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी फिर। हो जाती थी। तो यहाँ का ट्रबल शूटिंग का मुश्किल ही खत्म ही हो गई आईपी सेक की। जब आईपी सेक है ही नहीं तो ट्रबल शूटिंग करने की जरूरत ही क्या है आईपी नहीं है। सेक की? है ही नहीं। अच्छा, वहां पे हर एक डिवाइस का हम अलग अलग मैनेजमेंट प्लेन कॉन्फ़िगर करते। यहाँ पे जितनी भी डिवाइसेस होंगी सबका मैनेजमेंट प्लेन कौन ले जाएगा? वी मैनेजर। ये मेन ब्रेन है हमारे पास। तो जितनी भी डिवाइसेस का मैनेजमेंट प्लेन है वो किसके अंडर में होगा? वी मैनेजर के अंदर में होगा। जितनी भी डिवाइसेस होंगी वो अपने राउटिंग अपडेट खुद नहीं भेजेंगी, वो किसके अंडर में होंगी? वी स्मार्ट के अंडर में चली जाएंगी। जितनी भी डिवाइसेस आएंगी, जितना ट्रेडिशनल राउटिंग हमने किया था उसमें ये कोई प्रोसीजर नहीं था कि नई डिवाइस आए आप कॉन्फ़िगर करो तो पहले उसको ऑथेंटिकेट कराओ। वी बॉन्ड का काम क्या है? ये ऑर्केस्ट्रेटर प्लेन है या ऑथेंटिकेटर प्लेन है। हर नई आने वाली डिवाइस को ये क्या करेगा? ऑथेंटिकेट करेगा। कैसे करेगा वो आगे देखेंगे। कैसे कंट्रोल प्लेन काम कर रहा है वो आगे देखेंगे। मैनेजमेंट प्लेन कैसे काम कर रहा है वो आगे देखेंगे। फिलहाल यहाँ तक बात समझ में आ गई आ गई सर। ना? आगे चला जाए जी। ना? अब इनके बीच में कुछ टनल्स बनती हैं। वी मैनेजर, वी स्मार्ट, वी बॉन्ड। ट्रांसपोर्ट को बीच में से हमने हटा दिया, यानी ट्रांसपोर्ट है बीच में। और यहाँ पर वी एच और सी एच। इन सब के बीच में क्या बनेंगी? टनल्स बनेंगी। और ये टनल जो होंगी सिक्योर होंगी, और ये ऑटोमेटिकली बनेंगी। DTLS टनल, इसका फुल फॉर्म होता है डेटाग्राम ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। हमने इसके लिए भी कुछ नहीं करना है, सब कुछ बाय डिफॉल्ट इनेबल्ड है।
ये भी DTLS होगी। वी स्मार्ट से भी DTLS टनल बनेगी हर VH और CH के लिए। और वी बॉन्ड से भी DTLS टनल बनेगी। जाहिर सी बात है बिना ट्रांसपोर्ट के तो नहीं बनेगी, तो यहाँ ट्रांसपोर्ट दिखाते तो और कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती। तो ये भी DTLS टनल बनेगी। और आपस में ये सारे जो कंट्रोलर हैं ये भी DTLS टनल बनाएंगे। ये भी DTLS टनल बनाएंगे। और जो वी एज और सी एज है इनके बीच में जो टनल बनती है वो टनल होती है IPsec टनल। बात समझ में आ गई? जी सर। लेकिन लेकिन ये जो आप बोल रहे हैं कि सारी चीजें ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड हैं, तो ये सब क्या विप्टेला के ओएस पर कॉन्फ़िगर्ड है पहले से? जी पहले से ही कॉन्फ़िगर्ड है। मतलब ये ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है? जी सारा का सारा आने अच्छा। वाले टाइम पे अगर हम देखें तो एक जो इंजीनियर है उसको मेरे हिसाब से कोई ज्यादा पढ़ा लिखा होने की अब जरूरत ही नहीं है। बात समझ में आ रही है? मतलब कोई भी ऐसा नॉर्मल सा टेक्नीशियन टाइप का बंदा काम कर सकता है? जी आपको सिंपल सा बात है, जब एक ये दे दिया जाएगा ग्राफिकल मोड में कि इस बटन को क्लिक करने से OSPF लग जाएगा। हाँ, तो वो डेस्कटॉप यूज करने जैसा हो गया फिर तो। हाँ इसको क्लिक करने से रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इसको क्लिक करने से QS लग जाएगी। तो फिर आप कर क्या रहे हो? नथिंग। कुछ नहीं, सिर्फ सिलेक्ट कर रहे हैं कि हमें क्या चीज जी करना है। तो आने जितनी भी टेक्नोलॉजी आ रही है मैं स्टूडेंट को यही समझाता हूँ कि SD-WAN का अगर हम डॉक्यूमेंटेशन पढ़ते हैं तो वो ये कहता है कि ये एक बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, ये कम टाइम में ज्यादा काम को पूरा कर लेता है। जहाँ 40 लोग काम करते थे, जो काम एक महीने में फिनिश होता था ये 4 बंदे फिनिश कर लेते हैं और एक हफ्ते में कर लेते हैं। तो 40 लोगों की जॉब का क्या होगा? सर, थोड़ा सा एक बात माइंड में है जो मैं एसडीएन से थोड़ा सा हटके पूछना चाहूंगा, क्योंकि जैसे अभी आप बता रहे हैं कि आगे इनका काम नहीं होगा, कोई भी आम आदमी इसको कर सकता है। तो और मैंने लोगों से सुना है कि आगे चल के नेटवर्किंग में स्कोप नहीं है, तो ऐसा है क्या कि मतलब फिर आगे चल के जो हम जितना पढ़ रहे हैं उसका कोई स्कोप नहीं निकलेगा फिर, क्योंकि सारी चीजें तो जीयूआई में आ जाएंगी और नहीं सॉफ्टवेयर के थ्रू मसला हो जाएंगी। मसला ये है कि आपके पास जो है ये जितनी चीजें आ रही हैं, एक चीज तो ये कि बंदे को आप जिसने पीछे से सिस्को पढ़ा ही नहीं है कुछ भी, जी। उसको जी। आप ये ग्राफिकल मोड दे दो, कभी अगर दिक्कत आई तो क्या वो सॉल्यूशन दे पाएगा कोई? हाँ, ट्रबल शूट तो नहीं कर पाएगा वो। तो बस बात खत्म हो गई। तो एक हम्म। जो बंदा सिस्को को स्टार्टिंग से जानता है, जो CLI को अच्छी तरीके से जानता है, जब वो SD-WAN पे जाने के बाद डिस्ट्रीब्यूट पे क्लिक करेगा और वहां पे सामने किसी दूसरे प्रोटोकॉल पे क्लिक करेगा तो उसको ये पता लग जाएगा कि मैं सिस्को के राउटर में कॉन्फ़िगर टर्मिनल पे जाने के बाद राउटर OSPF प्रोसेस लिखता था, फिर वहाँ डिस्ट्रीब्यूट EIGRP सबनेट लिखता था, यानी ये कमांड इसके बैकग्राउंड में चल रहा होगा। तो उसको तो समझ में आ रहा है? ये उस बिल्कुल। इंजीनियर के ब्रेन में एक इमेज बनी रहेगी कि हाँ मैं एक्चुअली कर क्या रहा हूँ सीएलआई जी पर। तो कहने का मतलब ये है कि हमें सारे बंदों को एक्सपर्ट करने की जरूरत नहीं है आने वाली टेक्नोलॉजी में। हमें कुछ बंदे रखने पड़ेंगे जो कि एक्सपर्ट हैं, बाकी सबको भीड़ दिखाने के लिए कंपनी रखेगी और रख रही है कि भाई हमारे यहाँ पे पढ़े लिखे लोग हैं, क्योंकि आज की डेट में माना जाता है अंग्रेजी आती हो तो बहुत पढ़ा लिखा है। बात समझ में आ रही है? यही जी। समझते हैं जी। ना हम लोग।
ये सही है ये बात। हम ये समझते हैं कि एक बंदा अंग्रेजी बोल रहा है तो पढ़ा लिखा है, ऐसी छवि हमारे दिमाग के अंदर, और यही कर हाँ दिया गया है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। अब अमेरिका में बच्चा पैदा होगा, कभी स्कूल ना जबकि जाए, गलत भी है। गलत भी है। अगर अमेरिका में कोई गलत बच्चा पैदा हुआ और वो स्कूल कभी ना जाए, वो अंग्रेजी बोलता हुआ कि नहीं बोलता होगा, बोलेगा। और समझता भी होगा। और उसको उसको हिंदी नहीं बनेगी तो हम उसको अनपढ़ नहीं बोलेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जितनी भी टेक्नोलॉजीज हैं वो पुरानी टेक्नोलॉजीज के सपोर्ट में ही आगे बढ़ रही हैं। तो पुरानी हमें पता नहीं होगा तो हम आगे बना नहीं सकते ना फिर। भाई हमें बिल्कुल। अगर अगर हमें कुछ आगे, अगर हम सिर्फ इतना ही करना चाहते हैं, भाई राउटिंग प्रोटोकॉल लगा के छोड़ दो, कुछ नहीं करना है, तो फिर तो नया बंदे को डायरेक्टली इम्प्लीमेंटेशन सिखा दो। लेकिन अगर हम कुछ चाहते हैं, तो ये पुरानी टेक्नोलॉजी ऐसे होती थी, नई ऐसे होनी है, अब नई चेंज कैसे करनी है, कुछ नया रिवोल्यूशन लाना है, तो जाहिर सी बात है उसके बैकएंड में भी स्टडी करना पड़ेगा। बैक में तो प्रोग्राम वही चल रहा होगा ना आपके पास। और ऐसा नहीं है कि नेटवर्किंग खत्म हो जाएगी, क्योंकि जितनी भी आपके पास पॉपुलेशन बढ़ेगी, हर एक कनेक्टेड है किसी डिवाइस से। और आने वाले टाइम पे आईओटी का जमाना है, राइट? इंटरनेट ऑफ थिंग्स का नाम सुना होगा आपने, सुना है कि नहीं सुना है? सुना है सर, जैसे सीसीटीवी कैमरा हो गया, आजकल हर कार है, हर कार एक में चीज, यूज होता है। हर एक चीज वॉशिंग मशीन में। 2000 तकरीबन 50 तक पूरे वर्ल्ड में इसको इम्प्लीमेंटेशन करने की कोशिश की जा रही है। और एक टर्म है जिसका नाम होता है RFID। ये एक चिप है 11.6 mm की, जो आने वाले टाइम में इस इंसान के नेक में लगेगी, गर्दन में। ये चिप इसकी गर्दन में लगेगी, और ये भी एक क्या बन जाएगा, IP बेस्ड डिवाइस बन जाएगा इंसान। और IoT की बुक ये कहती है कि जब ये इंसान चलेगा, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट, तो आपके मोबाइल फोन में तो 8-10 कनेक्शन ही होते हैं, इसके पास कितने कनेक्शन होंगे? 2000 से लेके 5000। यानी जब आप चलोगे 2050 तक, आप जिंदा रहे और आपके जब चिप लग जाएगी और लगाना कंपलसरी होगा सरकार की तरफ से, तो आपके पास 2000 से लेके 5000 कनेक्शन बन रहे होंगे। आपके घर में बीवी बच्चे घड़ी अलमारी पैसा सब कुछ जो है क्या होगा, IoT बेस्ड होगा। तो सोचो क्या हाल होगा इस इंसान का। हाँ, सारी सिग्नलिंग थोड़ा सिग्नलिंग। अजीब लगता है ये चीज को इमेजिन करके। नहीं अजीब नहीं है, तो हो ही रहा। अजीब क्या हो रहा है, तो शुरू हो चुका है जब हमने देखा नहीं। अगर आप ऐसे मान के चल लो कि जो मोबाइल फोन था आज से, मैं 93 से मैंने जॉब नहीं नहीं, करना। रियलिटी तो है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये चीज नहीं हो रही है, रियल है। बट अजीब लगता है क्योंकि आज हम उस चीज को नहीं देख पा रहे हैं। हाँ, देख नहीं पा रहे हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल 1993 के अंदर जब मैंने जॉब करना शुरू किया, तो मेरा जो बॉस होता था प्रेस्टन जॉइनस, उसके पास भी मोबाइल फोन नहीं होता था। क्या होता था? पेजर। पेजर, हाँ, हाँ पेजर पता है सर। पेजर के कॉल सेंटर होते थे। और पेजर मोटोरोला का हमारे पास 14,000 रुपए का होता था 1995 में। सोचो 1995 में 14,000 की क्या कीमत थी। सही बात है। और सिर्फ एक लाइन का सिंपल मैसेज उसमें हम भेज सकते थे। और उसके उसके लिए भी हमें टेलीफोन बूथ ढूंढना पड़ता था, कॉल करने के लिए रिप्लाई भी नहीं कर सकते थे। सही है। तो टेक्नोलॉजी कितनी तेजी से चेंज हो रही है। फिर बहुत। अब ये वीडियो कॉल कॉन्फ्रेंसिंग आ गई, ऐसे लगता है घर वाले सामने बैठे हुए हैं। तो जब मैं आज भी पास्ट को याद करता हूँ, अपने बचपन को देखता हूँ, तो बहुत अजीब लगता है कि यार कहाँ से कहाँ हम पहुंच गए टेक्नोलॉजी में। हाँ, अब ये टेक्नोलॉजी तो वो है जो हम देख रहे हैं, जो नहीं देख रहे हैं वो कितनी फास्ट होगी सोचो, जो लाई नहीं गई है अभी तो। अब जो आपने उसका नाम सुना होगा, इलन इलन मस्क का नाम सुना होगा, जो जी बिल्कुल सर। माइंड में इलेक्ट्रोड लगा रहा है, 1 घंटे का ऑपरेशन कर रहा है कि जी। माइंड में चिप लगवा लो। और डिवाइसेस बना दी गई हैं जो कि उसको समझती हैं, सेंसर्स को। आप सोचोगे किसी को कॉल लग जाएगी, आप सोचोगे कंप्यूटर ऑन हो जाएगा, आप सोचोगे पर्टिकुलर फोल्डर खुल जाएगा, कॉपी हो जाएगा, पेस्ट, सारी चीजें ऑटोमेटिकली हो रही हैं। तो आने वाला कुछ बहुत कुछ चेंज हो जाएगा। तो इसमें भाई ये टनल्स बनेंगी जो आपके पास मौजूद हैं। इन टनल्स के अंदर क्या क्या होगा, कौन डिवाइस क्या क्या करेगी, तो यहाँ पर ये जो टनल है, इस टनल के अंदर एक प्रोटोकॉल नेट कॉन्फ काम करेगा।
इसके अंदर भी यहाँ पे नेट कॉन्फ होगा, वी मैनेजर और वी स्मार्ट के बीच में। यहाँ पर एक प्रोटोकॉल काम करेगा जिसका नाम होगा वी स्मार्ट और वीएच के बीच में ओएमपी, और यहाँ एक प्रोटोकॉल होगा जिसका नाम होगा बीएफटी। कल आप खाली हैं? जी सर। वैसे मंडे टू मेरी क्लास जो होती है, थर्सडे क्लास होती है। अगर आप अच्छा। कल फ्री हैं जी तो ऑप्शनली है कि मैं आपकी क्लास कल 9 से 11 ले सकता हूँ। जी सर, मंडे, बिल्कुल ले सकते हैं। हाँ, फ्राइडे में बेसिकली मैं दूसरे पार्ट में इन्वॉल्व होता हूँ। ये यहाँ पे हाँ हाँ, इस्लामिक, मैं समझ रहा हूँ। हाँ ये हाँ। एक अलग से मेरी क्लास होती है। मैं इस पर रिसर्च कर रहा हूँ 7 साल से। अच्छा। ये मरने के बाद प्रॉपर्टी किसको डिस्ट्रीब्यूट जानी चाहिए, अच्छा। आपकी डेथ के बाद आपकी प्रॉपर्टी किसको जानी चाहिए। तो अलग अलग जी। धर्म में अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। हाँ, जैसे सही है। हिंदू धर्म में ये था कि पहले बड़े बेटे को जाया करती थी, अब जी। चेंज हो गया है, उसमें आपके पास सभी सभी को बेटियों को भी, अधिकार हो गया। बेटों को भी जाएगी, बेटियों को भी जाएगी, लेकिन जी। माँ बाप को अभी भी नहीं जाता आपके यहाँ पे। मरने के बाद पेरेंट्स को हाँ नहीं हाँ, जाता आपके, ठीक है। वाइफ को इसी तरीके जाएगा। से वाइफ को जाएगा। लिख दोगे विल तो चला जाएगा। जूस कम्युनिटी के अंदर, यहूद कम्युनिटी के अंदर, क्रिश्चियन कम्युनिटी के अंदर, वहाँ वाइफ को जाता ही नहीं है कभी भी। वहाँ केवल हम्म। बड़ा ही बेटा लेके जाता है जूस कम्युनिटी में। तो मुस्लिम ठीक है। धर्म में किस किस को जाता है, इसमें 7 साल से मैं रिसर्च कर रहा हूँ। तो बहुत सारी किताबें मैंने लिखी है। तो फ्राइडे में मैं इसकी फ्री क्लास लेता हूँ। अच्छा। तो अभी मैं फ्री हूँ, कल मेरी क्लास वहाँ नहीं है। हाँ तो हाँ। कल मैं आपकी 9 से 11 क्लास ले सकता हूँ। तो तो कल अच्छा, आप, आप एचडीवन की क्लास लेंगे? आपकी एसडीएन की क्लास लूंगा 9 अच्छा, से नहीं, 11। मैं सोचा आप उस फ्री क्लास की बात कर रहे हैं कि वो ले लो। फ्री फ्री क्लास भी ले लेना आप, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको किताब भेज दूंगा अपनी। नहीं, मेरा सीधा मानना है सर, ज्ञान यदि हमें मिल रहा है तो वो कहीं से भी ले लो। हाँ जी। और वो एक्चुअली सही है या गलत है वो सोचना हमारा काम है। ये जो है कोर्ट वगैरह के लिए बहुत ज़रूरी है। लॉयर्स वगैरह की क्लासेस लेता हूँ मैं। अच्छा। हाँ, जैसे जीडी कोनिका के अंदर हैं, प्रोफेसर्स हैं, उनकी क्लासेस चली थी। तो जी। वहाँ थ्योरेटिकल है, कैलकुलेशन बेस्ड है, बेसिकली फ्रैक्शनल मैथमेटिक्स के ऊपर बेस्ड है सारा ये। तो सर, हर क्लास में मतलब अगर ऐसे कभी मैं अचानक से कोई एक क्लास अटेंड करूं, तो हम्म। टॉपिक मतलब एक ही क्लास में पूरा कवर हो जाता है या सीक्वेंस में नहीं, चलता है, जैसे ये अभी हम तकरीबन एचडी1 का कोर्स कर रहे हैं? तकरीबन 30 घंटे की क्लास होती है। अच्छा, तो फिर सर कोई ऐसे लेक्चर अटेंड करूंगा वो तो समझ भी नहीं आएगा तो? हाँ, स्टार्टिंग होगी तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। इसके टाइमिंग होते हैं 11 बजे से 1 बजे तक, अच्छा। और रात में 9:30 से 10:30। अच्छा। अच्छा, वो पूरा कोर्स केवल, फ्री है क्या? हाँ, केवल फ्राइडे में। हाँ जी। पूरा कोर्स फ्री है वो, मतलब हाँ 30 घंटे का पूरा फ्री है वो? हाँ, पूरा फ्री है। अच्छा। ठीक है सर, इन्फॉर्म कर दीजिएगा। हाँ हाँ। फिलहाल अभी एसडी वैन करो आप। तो कल आपकी एसडी जी वैन जी। की क्लास 9 से 11 में लूंगा। 9 से 11 होगी। जी। कल इसके बाद आगे शुरू करेंगे, फिर एक डायग्राम पे ये सारी चीजें कॉन्फ़िगर करेंगे, फिर देखेंगे क्या क्या जी। होगा। जी। ठीक है जी, ये मैं आज ही अपलोड करवा दूंगा, जी। तकरीबन 1 घंटे के बाद। ठीक। ठीक है सर। ठीक है जी, ओके।